हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशनी मैम विद्यार्थी अकेडमी 2.0 पे आप सभी के लिए एक बड़ी सूचना लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को सीटेट का एग्जाम जो है 6 सितंबर से आप लोगों को स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं या अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदे हैं, तब सिर्फ रोशनी मैम का क्लास कीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट हर एक अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाए, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग 90 प्लस नंबर ला सके। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पैडागोजी यानी पैडागोजी जो आप लोगों को है सीटेट में पूछा जाता है, उसमें आप लोगों को 60 प्लस क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी से। तो आप लोग अगर इससे आप लोग बढ़िया तरीके से सीख लेते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, तो आप लोगों को 90 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे हर एक सुविधा के साथ आप लोगों को यहाँ पे बतलाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को हिंदी भी पैडागोजी पूछा जाता है, आप लोगों को जो चाइल्ड ऑफ जो आप लोगों का चाइल्डहुड जो आप लोगों को है सब्जेक्ट, उसमें भी आप लोगों को पूछा जाता है। आप लोगों को इंग्लिश में भी पैडागोजी पूछा जाता है, और साथ में आप लोगों को सोशल साइंस में भी आप लोगों को क्या पैडागोजी पूछा जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को बस 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, हर विषय में आप लोगों को सीटेट में 10 से 15 या 20 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन रहते हैं पैडागोजी से। तो आज मैं आप लोगों को पेपर में पास कैसे करेंगे आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ, और 90 प्लस नंबर से। तो आप लोगों को क्लास को फॉलो कर ले, क्लास को लाइक कर ले, और क्लास में सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग एक प्यार से कमेंट कर ले कि कौन कौन से बच्चे 2 सेकंड बाद आप लोग ये सीटेट का एग्जाम देने वाले हो। तो उन सारे बच्चों के लिए खास करके ये आप लोगों को वीडियो बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जो सीटीपी होते हैं ना, उसे पास करने में हमें मेहनत की जरूरत नहीं होती है, हमें कलम जोर से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये यहाँ दिमाग चलाना पड़ता है कि हमें किस प्रकार से पैडागोजी को समझना है और पैडागोजी में पास करना है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, पैडागोजी ऐसा जो आप लोगों को सीटीपी जो है आप लोगों को पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और इसमें चांसेस रहता है कि हमारा जो नंबर है इतना प्लस आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी आप लोग 90 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। चलिए हम लोग सीटीपी आप लोगों को यहाँ पे हर एक विषय का बतलाएंगे। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्योंकि आप लोगों को हर दिन 6 सितंबर तक आप लोगों को एक की क्लास चलने वाला है पैडागोजी। आप लोगों को ये आप लोगों को लगातार यहीं पे चलती रहेगी। आप लोगों को चैनल जिस चैनल पे वीडियो है, इसी चैनल पे आप लोग आके हर दिन हर रोज देख लीजिएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मैं देती रहूंगी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है पहला, आप लोगों को समझिए, यहाँ पे समझिए, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से जो संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से हमें 4 ऑप्शन देखेंगे एमसीक्यू में, और आप लोगों को जो होगा ये लिखित एग्जाम होगा। ये नहीं कि आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से सीबीटी के माध्यम से आप लोगों को होंगे, ये होंगे आप लोगों को मार्कशीट पे। तो यहाँ पे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था दिया गया है, दूसरा मूर्त आप लोगों को सक्रियात्मक अवस्था दी गई है, यहाँ पे संवेदी चालक अवस्था दी गई है, और पूर्व संज्ञात्मक जो आप लोगों को अवस्था दी गई है। लेकिन इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि बच्चे में मानसिक रूप से समस्याएं को हल करने में, लेकिन समस्याओं को स्वयं समागी समझते होना चाहिए, न कि प्रतीकों के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, जो मूत्र आप लोगों को सक्रियात्मक अवस्था के अनुसार होगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों का प्रथम स्तर पर रूढ़िगत नेतृत्व का स्तर की आवश्यकता क्या होती है। पहला है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांतों उन्मुखता पे, दूसरा है संधात्मक सापेक्ष उन्मुखता पे, तीसरा है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता पे, चौथा है उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने के उन्मुखता पे। तो लॉरेंस के कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास होता है वो सर्वप्रथम जो आप लोगों को पूर्व रूढ़िगत के नेतृत्व की अवस्था में किस में
वादी के अनुपयुक्तता में होती है। हमारा जो बी नंबर दूसरा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक पेज के अनुसार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार और विचार के बीच जो संबंध सही वर्ण करता है वो है पहला भाषा विचार और निर्धारित किया जाती है, दूसरा है विचार भाषा द्वारा शासित निर्देशित होता है। अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं भाषा के विचार के बीच संबंधी दिशात्मक होती है। अब चौथा क्या है, भाषा और विचार के स्वतंत्र संज्ञात्मक क्षमताओं को क्या करता है, आप लोगों को इसमें से चुनना है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 4 क्वेश्चन के, आप लोगों को एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो कथन के अनुसार यानी सामाजिक रचना जो दृष्टिकोण के अनुसार जो भाषा का विचार के बीच जो संबंध का सही वर्ण करता है वो होता है विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। इसी प्रकार हमें क्या करता है, सामाजिक रचना दृष्टिकोण के अनुसार जो भाषा का विचार का संबंध का सही वर्ण बताता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी बालक के आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता के संबंधित क्या होती है, किसी बालक की जो आत्मरक्षा की जो उपलब्धि होती है उसकी क्या आवश्यकता होती है, बाह्य प्रेरणा, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा है परिवार से और चौथा है बालक के व्यवहार से। तो आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों की क्या जरूरत है, जो किसी बालक मान लीजिए आप बालक है तो आपकी आत्मरक्षा को की आवश्यकता कौन करेगा, तो आप लोगों को आंतरिक जो अभिप्रेरणा होगी वही ना आत्मरक्षा करेगा। तो आप लोगों का बी नंबर का जो आप लोगों का 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। इसी प्रकार से एनईपी के पूछे जाएंगे 2005, 1986 में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 2020 दिखे रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो हमें पहला ऑप्शन जो आप लोगों को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो बच्चों को सीखने की रुकावट की तरह देखती है, दूसरा जो है को रक्षा को पूंजी के रूप में देखती है, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है और चौथा है समावेशी शिक्षा के अवरोध के रूप में देखती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 के बहुमात्रिक के अनुसार है वो कक्षा के पूंजी के रूप में देखती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कहीं भी हम लोग जाए तो भी ये पैसे के हमें क्या ज्ञान नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार ये हो गया कि हमें बच्चे को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने आ चुका है वो है छठा और सातवां और आठवां। यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन हम एक बार और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को है वो ट्रैप का ऑप्शन यह दिया गया है। क्योंकि हम सोचे थे कि आप लोगों को छोटी बातें आप लोगों को बताऊं, क्योंकि पेडागोजी आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों को लोकतांत्रिक जीवन शैली में प्रोत्साहित करती है, क्या करती है, सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है व्याख्यान पद्धति, तीसरा है खोज पद्धति और चौथा है क्या, प्रयोगात्मक पद्धति। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो हम क्या सही उत्तर आप लोगों को बता सकते हैं कि आप लोगों को जीवन शैली की प्रोत्साहित कौन करता है, तो हमारा करता है जो सामाजिक अंतःक्रिया। पहला नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जो हमारे शिक्षण पद्धति बच्चों के लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। यानी लोकतांत्रिक आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक सामाजिक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन। यहाँ छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षक किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी एक बच्चे को कितना पढ़ाना है और क्या और कब, ये क्या करता है, एक अध्यापक डिसाइड करता है, तो निर्णय लेता है। तो निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत
चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत किसका है, जो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो छात्र का जो निर्देशक है, कब कितना पढ़ाया जाए, ये अध्यापक किसका चयन करता है, तो चयन सिद्धांत का करता है अध्यापक, जिसके अंतर्गत आते हैं। रुचि तो बच्चे में ही आ जाते हैं, नियोजन करेगा चाहे नहीं करेगा ये तो बच्चे में ही आ जाएगा। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी बच्चे कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये तो बच्चे में ही आएंगे। आठवां हम लोग चलते हैं, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय रहा, तो छात्र की समस्याओं का समाधान विधि से पढ़ाया जाए। दूसरा है छात्रों को खोज ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। तीसरा क्या है, छात्रों को स्वयं अध्ययन करने का विकसित करें। और चौथा क्या है, उपरोक्त में से सभी सही। तो आप लोग जरूर ये बताइएगा कि बच्चे में चिंतन शक्ति को विकसित करने का क्या उपाय होगा। तो आप लोग जरूर ये बताएं, क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम है, आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी बस इसका जवाब का दे सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो चिंतन शक्ति का विकसित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, छात्रों को समस्याओं का समाधान विधि से पढ़ाया जाए, तभी क्या हो पाएगा, चिंतन जो शक्ति है उसका उपाय हो सकेगा। अब हम लोग चलते हैं 9वें पे, यानी 9वां क्वेश्चन आप लोगों को आज पैराग्राफ में पढ़ाया जाएगा। यानी सीडीपी में आप लोगों को यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों को विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है। बच्चे किस कारण से विद्यालय छोड़ते हैं या अन्य विद्यालय में जाते हैं। आप लोग जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों को सीटेट के हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को पिछले वर्षों में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा या पूछा गया होगा, वो समझ से मैं आप लोगों के लिए खोज करके आप लोगों को बताने आई हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। विद्यालय का पाठ्यचर्या का नीरस पाते, बच्चे स्वयं को कार्य करना चाहते हैं, बच्चे को इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं होता है और उपयोग में से कोई नहीं। तो बच्चे किस कारण से विद्यालय छोड़ते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो आप लोगों का पहला ऑप्शन सही होगा, जो विद्यालय में पाठ्यचर्या के नीरस पाते हैं, इसी कारण क्या होते हैं, विद्यालय छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। अब शिक्षक में रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। दूसरा क्या है, शिक्षक के बालक को सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। तीसरा क्या है, रुचि के छात्रों में जीवन को संवारता है। और चौथा, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है वो मन लगाकर नहीं करते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि जिस काम हमें मन नहीं लगता, कोई पढ़ाई में मन नहीं लगा, किसी को मोबाइल देखने में मन नहीं, किसी को कहीं घूमने में मन नहीं लगता, तो वो काम भी करना नहीं चाहता। ये भी हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि शिक्षा की रुचि का सिद्धांत क्या बतलाता है। शिक्षा की रुचि के अनुसार हमें यह बतलाता है कि छात्र जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वो मन लगाकर नहीं करते हैं। यही हमारा 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बताया गया है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को निरंतर नए ज्ञान को समावेशन करते समय रहना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो पाएगा, तो हमारा यहाँ पे वह छात्र जो नवीनतम ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा है, छात्र कक्षा में शांत रह सकते हैं, छात्र जो शिक्षक के योग्यता को लोहा मान सकते हैं और अध्यापक का ज्ञान बढ़ सकता है। इससे शिक्षक का अपनी विषय वस्तु के निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करते हैं तो क्या होता है, तो हमें वह छात्रों का नवीनतम ज्ञान दे सकते हैं, तभी हमें क्या हो सकते हैं, हमारे जो है ज्ञान का समावेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा यहाँ पे 12th हो जाएगा, जिसमें हमें चलेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक एक करके सारे कुछ आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे किंडरगार्टन यानी किंडरगार्टन जो प्रणाली में बालक को किस प्रकार से विकास को शोधांतित माना गया है। यानी किंडरगार्टन जो होती है उसमें प्रणाली में बालक को किस प्रकार का विकास को शोधांतित माना गया है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में देखने के आप लोगों को यहाँ पे
तीव्र गति के विकास से, नियमित विकास के सिद्धांत से, तीसरा स्वतः विकास के सिद्धांत से और अनियमित विकास के सिद्धांत से। जो किंडरगार्टन प्रणाली जो होती है उसमें बालक का विकास होता है स्वतः विकास के सिद्धांत पर, यानी आप लोगों का जो होगा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं माइंट्रेशन में। जो माइंट्रेशन है आप लोग ये जरूर ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे जीन पियाजे से, कोलबर्ग से, आप लोगों को बाइस्कोविक से और किंडरगार्टन से और मास्टरी से, ये 5 जो वैज्ञानिक है इसमें हमें क्या होता है, इससे हमें क्वेश्चन आता ही आता है जो हमारे विकास के हैं, विकास के सिद्धांतों को बतलाते हैं। सामाजिक विकास हो, व्यवहारिक विकास हो या कोई भी विकास हो हमें बतलाते हैं। मैं तीसरा 13 जो पॉइंट है यहाँ पे माइंट्रेशन शिक्षा प्रणाली बुनियादी का ढांचा लागू होता है कब, तो 2 से 5-6 आयु में और 4 से 8 के वर्ग के बालकों की शिक्षा पर, 10 वर्ष में बड़े बालकों पे और उपयोग में से सभी। माइंट्रेशन का शिक्षा जो होता है वो किन बुनियादी ढांचों में किया जाता है, यानी 2 और 2.5 साल से 6 के बीच में बालकों को जो शिक्षा होता है उस पर क्या किया जाता है, माइंट्रेशन के शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचा में लाया जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे कि छात्रों के परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है कि उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहे हैं कि इसकी क्या भावनात्मक स्थिति प्रभाव पड़ने की संभावना होगी। यानी एक बच्चा जब हम एग्जाम देने जाता है तो उसे चिंतन होता है कि उच्च स्तर की जो भावनात्मक स्थिति है वो क्या प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। यानी चिंतन की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 14 नंबर का, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक जो प्रेरणा के कारण बनेगा, इसका परीक्षा का प्रदर्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से परीक्षा उसके प्रदर्शन का सुधार होगा, यह परीक्षा उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जिसका हम लोग क्या जानते हैं कि एक छात्र को परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है कि उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है कि उसकी भावनात्मक स्थिति जो होती है वो क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन के नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यही हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चे के शारीरिक विकास। बच्चे के शारीरिक विकास किस प्रकार से होते हैं, तो हम लोग ऑप्शन को भी देखेंगे और ऑप्शन को ठीक तरीके से समझेंगे भी, क्योंकि हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे जो है ऑप्शन आप लोगों को दिया जाए जिसे आप लोग समझें, जिसे आप लोग आगे से आगे बढ़े। अब हम लोग जानते हैं कि केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तीसरा, सटीकता के विकास आत्मक प्रतिमानों को तुलना करते हैं और भविष्यवाणी में जा सकते हैं। अब क्या है, एक व्यवस्थित अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चे के विकास में गति का अलग अलग होती है। यानी बच्चे का जो शारीरिक विकास होते हैं वो एक व्यवस्थित के अनुक्रमिक तरीके से नहीं होता है, बल्कि हर बच्चे में अलग अलग होते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हर बच्चे का जो विकास होता है, कुछ बहुत दिन पहले बोल लेता है, कुछ दिन धीरे धीरे बच्चे बोलते हैं, कोई भी पढ़ने में कमजोर होता है, कोई काम करने में कमजोर होता है, और कोई इतना जल्दी पढ़ने और लिखने सीख जाता है कि उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग विकास देख रहे होंगे कि इसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें मानसिक विकास भी हो रहा है। कोई कोई बच्चे के मानसिक विकास भी थोड़ा लेट होता है और शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है बच्चे की शारीरिक विकास होता है, बच्चे के व्यवस्थित रूप से अलग अलग तरीके से होता है। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर, जिसमें 16 नंबर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला होगा कि निबंधात्मक प्रश्नों का स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विद्यालय क्यों पूछे जाते हैं। यानी जो आप लोगों को यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विद्यालय प्रश्न में विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हर तरीके से होगा, क्योंकि छात्र को समय का महत्व दर्शाने के लिए, कम समय में ज्यादा कामों करने के लिए, ज्यादा प्रश्न को उत्तर जाने के लिए और उत्तर पुस्तिका के हल में आसानी होती है। क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों के सामने, ज्यादा प्रश्न को उत्तर जाने
जानने के लिए, यानी सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिव्यांगता और संबंधित छात्रों को समावेशन हेतु यथोचित समायोजन की रणनीति का सही उन्मुख होता है, जिसमें मृत वैकल्प कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए, पठन वैकल्प में लिखने का लंबे लंबे निबंध देना चाहिए, तीसरा दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए, और चौथा सम्मिलित दृश्य को अभी अधिभार बढ़ाना चाहिए। जिसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो यथोचित समायोजन है वह रणनीति का सही उन्मुख क्या होना चाहिए, जिसमें हमें दृश्य को हानि और पाठ्य पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को सोच का सुसाध्य नहीं करता है। क्या करता है, सही जो है सोच का सुसाध्य नहीं करता है। उसकी हम लोग थोड़ी और जानकारी लेंगे, जिसमें सक्रिय भागीदारी होगी, सार्थक गतिविधियां होगी, निष्क्रिय सुनना होगा और सामाजिक भागीदारी होगी, जिसमें जो विद्यार्थी को सोच और सुसाध्य की जो नहीं करता है, निष्क्रिय सुनना। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर के सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमें शिक्षा शास्त्रीय मान्यता के शिक्षण सार्वजनिक चुनौती हेतु क्या होती है, निहित होती है, जिसमें शिक्षक द्वारा उचित परिश्रम प्राप्ति होती है, छात्रों को विकासात्मक विकास की देखभाल करना चाहिए, शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में देखभाल करना चाहिए, शिक्षण विषय वस्तु को सीखने के पुरस्कार दंड के न्यूनतम रूप से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारा जो होगा शिक्षा शास्त्री में मान्यता के शिक्षण सार्वजनिक चुनौती हेतु छात्रों को विकास का देखभाल करना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों को यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का हर एक जरूरी बातें बतलाई जाएगी, हर एक टॉपिक पे आप लोगों को बात किया जाएगा। जो सवाल है हमारे पास वो है आप लोगों के सामने कि लड़कियां को भाषा सीखने की कलाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित के और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण होता है किसका, जेंडर समानता को, जेंडर स्थिरता को और जेंडर भेदभाव को और जेंडर सशक्तिकरण का। तो लड़कियों को जो भाषा की और कलाएं सीखने के लिए किसे प्रोत्साहित करता है, किस कारण से होता है, और मैं आप लोगों को यहाँ विज्ञान किस कारण से होता है। तो आप लोगों को आप लोग सुने ही होंगे, आप लोग बीएड में पढ़े ही होंगे कि लड़कों के क्या होते हैं, मैथ और विज्ञान में ज्यादा रुचि होते हैं, लेकिन लड़कियों का क्या होता है, कला और आप लोगों को जो भी है कला, खाना पीना, भाषा, इसमें क्या कहते हैं, उपयोग करने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे जो है स्थिति सामाजिक जो बदलाव हो रहे हैं, लड़कियां भी मैथ विज्ञान आप लोगों को पढ़ने जा रही है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे पूछा गया है लड़कियों की जो भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए जो प्रोत्साहित करना है और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उत्साहित करता है, एक उदाहरण है जेंडर भेदभाव के। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंग भेदभाव हो रहा है। इसी कारण क्या होता है, मैथ और विज्ञान जो है लड़कों के लिए बना गया है और जो है भाषा और कलाएं जो है घरेलू कार्य जो महिलाओं के लिए कहा गया है। जो हमारे बाल्यावस्था जो आप लोगों को बुक में बीएड की बुक में पढ़ाया जाता है, उसके लिंग समाज और भेदभाव आप लोगों को यहाँ पे भी बतलाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी से संबंधित हर एक क्वेश्चन आप लोगों को जानना है, सीटेट से लेके सीटीटी तक का, और बीपीएससी में हो सकता है तो वही भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। अब आप लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत, यानी पियाजे के सिद्धांत जो संज्ञानात्मक प्रणाली के सटीकताओं को पुनर्व्यवस्थित करने में उन्हें विभिन्न सतहों में जोड़ने को क्या कहा जाता है, जिसमें संवेदन, अनुकूल, संगठन, परिपक्वता, यानी क्या किया जाता है, जिसमें पियाजे के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक प्रणाली होती है उसे हमें संगठन किया जाता है, यानी सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सीडीपी के अनुसार आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बतलाया जाएगा, जो आप लोगों को एक एक करके हर दिन अपडेट कराया जाएगा। आप लोगों को वीडियो अकेडमी 2.0 के माध्यम से आप लोगों को हर एक सीडीपी पढ़ाया जाएगा जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा करती है, जिसमें
हमें छात्रों को शारीरिक दंड मिला जाता है, प्रतियोगियों की परीक्षाओं के लिए सीखना चाहिए, विविधता को सम्मान मिलता है और मानविकता को पाठ्यक्रम होता है। यानी शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है, जिसमें प्रथा होती है उसमें क्या है, हमें विविधता का सम्मान मिलता है। यानी जो हमारा 3 नंबर होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा 22 नंबर का होगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ी। अब 23 नंबर में जिसमें हमें एक और जो आप लोगों को एक एक करके ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत मिलने को दिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन जो है मिलते होंगे। अगर पहली बार जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। बच्चे की बुद्धिमत्ता के आकलन करने के लिए इंटेलिजेंट और पोस्ट के प्रयोग करने के लिए क्या मुख्य सरोकार होती है? क्या होती है? प्राप्त अंकों की आवश्यकता, दूसरा है परीक्षाओं की सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, तीसरा है परीक्षाओं को उत्पादक केंद्रित होना और बच्चों को नामांकित करना। यानी जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर्याप्त अंकों, आवश्यकता, परीक्षाओं को सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षाओं को उत्पादन केंद्रित और बच्चों को नामांकित करना होगा। यानी जो बी नंबर हमारा हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग आंसर के रूप में इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर, जिसमें आप लोगों को 24 नंबर में आप लोगों को भी एक ऑप्शन दिखाया जाएगा कि शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वो सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? 24 नंबर का सवाल यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें हमें शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वो सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए आप लोग। आप लोग अगर रहते हैं उस समय तो आप लोग क्या करेंगे? उस समय में आप लोगों को क्या करना भी चाहिए? आप लोग जरूर ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोगों के भी दिया गया है। यानी आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देख सकते हो कि 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से आपके पे पूछा गया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया है और वह सही नहीं है, तो क्या होगा? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे और दूसरे को प्रकरण शुरू कर देंगे। क्या नहीं, छात्रों को कहेंगे कि गलती हुई है उसे ठीक कर देंगे। अब तीसरा क्या है? छात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे और छात्रों को डांट कर पिलाएंगे। क्या करेंगे? डांट खिलाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों को कहेंगे कि गलती हो गई है उसे हम ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास छोड़ के निकल जाना है या दूसरा चैप्टर पढ़ा लेना है, या बच्चों को कहेंगे यही सही है और यही लिखना है, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को गलती हो गई कृपया कर हमें माफ कर दें, हम इसे ठीक कर देंगे। तो जो शिक्षण करते समय जो भी विद्यार्थी या टीचर से गलती हो जाए तो यही कहना चाहिए कि छात्रों को कहेंगे कि गलती हुई है उसे ठीक कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें 25 नंबर यहाँ पे बताया जाएगा शिक्षा व्यवस्था। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मानविक वातावरण में सम्मिलित करता है, किस उम्र में किस विकास में आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। कौन सी व्यवस्था में? जो बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक वातावरण में सम्मिलित करते हैं। पहला ऑप्शन आ चुका है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है शिशुअवस्था और चौथा है कोई भी अवस्था नहीं। तो कौन से बच्चे में सामाजिक जो है और मनोवैज्ञानिक वातावरण जो सम्मिलित करता है वो किस में करता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है। यानी पहला नंबर जो आप लोगों को शिशुअवस्था है, दूसरा नंबर आप लोगों के बाल्यावस्था में आ जाता है। यानी बाल्यावस्था में ही बच्चे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में सम्मिलित करते हैं। और 26वां नंबर है किस तरह के चिंतन खोज आविष्कारों में एवं मौलिकता को जन्म देता है। यानी ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और सामाजिक चिंतन। यानी 26 नंबर में हमें पूछा जा रहा है कि किस चिंतन की खोज में आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है। यानी पहला आप लोगों को नहीं होगा, दूसरा आप लोगों का नहीं होगा,
तीसरा आप लोगों का सृजनात्मक जो चिंतन है वो सही होगा। यहाँ पे चौथा भी सामाजिक चिंतन नहीं होगा, क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा। अब हम लोग चलेंगे 27 नंबर। वहाँ बालक जो डैश को ग्रस्त करते हैं और राव को वार्ग में अंतर में स्पष्ट करने में आवश्यक रहता है, वो क्या होता है, तो पहला है डिस्मोर्फिया, दूसरा होगा डिस्लेक्सिया, तीसरा हो जाएगा जबलिंग और चौथा हो जाएगा डिस्लेक्सिया। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो बच्चे आर को वार यानी WAR में उसे अंतर को स्पष्ट करता है, वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों को यहाँ पे डिस्मोर्फिया, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर। 28, 29, 30 आप लोगों का 30 ही क्वेश्चन इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को CDP के अनुसार आप लोगों को 30 ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे रोज दिन बतलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूरा हो सकता है तो आप लोगों को 50% आप लोगों को इसमें से आने वाले क्वेश्चन है, जो आप लोग ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे 28 नंबर जो आप लोगों के है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विकास में कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र को अलग अलग दरों में विकसित होते हैं। पहला है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है संयुक्त दुर्मुखी सिद्धांत, तीसरा है परिणुकृत एकीकरण के सिद्धांत, चौथा है प्रणाली स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी बच्चे के जो शरीर में है विकास के सिद्धांत में यह बतलाता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र को अलग अलग दरों में विकसित होती है, जिसमें प्रणाली स्वतंत्रता के रूप में क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के सिद्धांतों होती है, जिसमें हमारा डी नंबर जो सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर वह मानसिकता संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषयों के सूचना को प्रकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, वो कहलाती है क्या। 29 नंबर का क्वेश्चन है अपने मुंह सामने, क्या कहलाता है जो मानसिक संरचना में बालक को विषय वस्तु के अनुसार जो सूचना प्रकरण करती है वो क्या होती है, छवि पर निर्माण, शर्मिमा, संज्ञान, अभिवृत्ति क्या होती है। उसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, छवि निर्माण नहीं, शर्मिमा नहीं, संज्ञान नहीं, अब हो जाएगा अभिवृत्ति, यानी जो सही उत्तर हो जाएगा अभिवृत्ति हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या होता है, कथन और कथन में पूछा जाता है। इसमें क्या है, व्याख्या, इसमें व्याख्या है। इसी प्रकार से कथन करता है और कथन नहीं करता है, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे। और खास कर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है और ट्रिक भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो ट्रिक होता है ना, इसमें ज्यादातर आप लोगों का सही उत्तर क्या होता है ये भी हम एक दिन एक वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोगों को आज नहीं बताऊंगी, अगले दिन जरूर ही बताऊंगी। तो आप लोगों का यहाँ पे जो 30वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, कथन ए बच्चे निर्मित सहज और अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज सभी बच्चों को वास्तविकता पूर्ण संकल्पात्मक से आरंभ करते और विद्यालय में उनकी समझ या संकल्पात्मक प्रभावित करती है। पहला क्या है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए सही व्याख्या करता है। आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या कहते हैं, ए सही है पर आर गलत है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए नंबर। ए आर दोनों सही है और आर ए की क्या कहता है, सही व्याख्या करता है। यही हमारा जो है 30वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों को कोई भी नोट्स लेना हो आप लोग कृपया करके BDSM2.0 पे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम भी आप लोगों को वहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी सूचना ज्यादा जाननी है तो आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।